ये कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि हम एक दूसरे की कंट्रीज़ को बहुत दूर से देखते हैं, कलाकारों को भी बहुत दूर से स्टेज से देखते हैं। तो मेरा मन है कि कलाकार भी पास में देखा जाए और हम एक दूसरे को, मेरा ये डांस के अंदर कहना है कि जब तक हम पीस लाना है या रिस्पेक्ट लाना है, पहले रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। बिलीव नहीं करेंगे, 1-1.5 साल बाद ही वहाँ बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, जिसको कि हानशिन अर्थक्वेक कहते हैं, 1993 में। उस समय मैं उसी से बस हम 5-6 महीने पहले ही कोबे में शिफ्ट हुए थे और वहाँ उस समय मुझे 5th फ्लोर से जंप करके बाहर निकलना पड़ा। बहुत फ्लोर से बहुत बड़ा था। उस समय 6500 लोगों की कुछ ही सेकंड्स के अंदर डेथ हुई। अब एक अच्छा नाम है, उस समय कथक किसी को पता नहीं था, सिर्फ भरतनाट्यम के बारे में पता था। उनसे पूछें कि आपको इंडियन डांस क्या है, तो बोलते थे कुबी। कुबी नेक को बोलते हैं, उसको मूव करके कुबी नो ओदोरी। तो मुझे लगता था कि शायद उनको लगता है कि सभी लोग सिर्फ ऐसे ही इस तरह का डांस करते हैं। मैंने बहुत मेहनत की और कथक अभी बहुत पॉपुलर है, मैं कथक सिखा रही हूँ। ये इंडिया में मैं चाहती हूँ कि हमारी तो इच्छा है कि हर कोई शायद कुछ दिन के लिए ज़रूर जापान आए और वहाँ से एक एक्सपीरियंस ज़रूर ले कि ये जो डिसिप्लिन बात की जाती है ये एक्चुअली क्या चीज़ है। अब जब हम डिसिप्लिन बोलते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है, फिर 3-4 साल का होता है, तो वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है या घर? ये दो चीज़ों का उस पर इम्प्रेशन आता है। आप ये बताइए, आपने यहाँ की संस्कृति तो आपके खून में थी, हाँ जी। वहाँ की संस्कृति, दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है दोनों में? आपने दोनों का सामंजस्य किया है, दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाई है आपने, तो था दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि टॉयलेट्स धोए जाते हैं, बच्चे टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, अपने रूम्स क्लीन करते हैं और लाइन से खड़े होना, खाना वहाँ पे मिलता है, लंच सबको, वो सर्व अपनी अपनी क्लास में सब करते हैं और कैसे सर्व करना है, उसके पहले प्रार्थना कैसे करनी है, पहले सबको देना है जिसकी ड्यूटी है, फिर अपने को लेना है, ये सब वहीं से सिखा दिया गया है। अब घर आते हैं तो उनकी मदर ने बोला है जूते खोलने, उसका मुंह उधर होना चाहिए, जब आप जाओगे पैर उसके अंदर जाएं और ऐसे फेंकने नहीं है जूते, बिल्कुल सीधे रखने हैं। फिर वो बच्चा अपने रूम में जाता है, उसको सिखाया गया फोल्ड करोगे अपने कपड़े और रखोगे या फिर हैंग करोगे। अब हमने अपने बच्चों को कैसे इतना सिखाया कि नहीं, मैं खुद भी यहीं से बड़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि हमारे पास हेल्पर्स बहुत हैं, तो हम बोलते हैं अच्छा रख दे ऐसे ही। नमस्कार, आज हमारे बीच में हैं जापान से आई भारतीय मूल की एक कलाकार, बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़ी हस्ती, मैडम नलिनी तोष्णीवाल जी। मैडम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। आपको कुरुक्षेत्र में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब 2 महीने पहले मैं आपसे जापान में ओसाका में मिला था। ओसाका में मिले थे। और तभी आपने, आपके व्यवहार ने, आपकी कविता ने, आपके बिहेवियर ने ये हमारा मन जीत लिया था। जो हम इंडिया से गए थे और हमें लगा था कि हमारे इंडिया के लोग जो ना कहीं भी चले जाएं वो बदलते नहीं, और कुरुक्षेत्र में आके आपने ये साबित कर दिया कि वो अपनी बात के भी धनी हैं, अपने वायदे के पक्के हैं, क्योंकि आपने वायदा किया था कि मैं जून में कुरुक्षेत्र आऊँगी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये बताइए, आप बिलोंग तो करती हैं श्रीनगर से? हाँ जी। आपका जन्म श्रीनगर का है, तो अब आप रहते हो जापान में। ये यात्रा आपने कैसे शुरू की और कैसे किया, कब की, क्यों की? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया कुरुक्षेत्र में। जब आप आए थे अप्रैल में, तब हम आपको नहीं जानते थे। आप प्रोफेसर हिम्मत सिंह जी के लिए जो बातचीत लेके आए, उनके लिए हम उनको नहीं जानते थे, पर फिर मेरे को जब मालूम चला कि आप उनके लिए आप प्रोग्राम देने के लिए इतना दूर आए हैं, आप और आपके दोस्त, तो मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगा कि ऐसी ऐसी हस्तियाँ हैं हमारे हिंदुस्तान में कि शायद सबको जानना भी मुश्किल ही होता है, लेकिन चांस मिला है तो क्यों छोड़ें। फिर आपसे बात करके ये भी लगा कि अब कुरुक्षेत्र शायद मेरा बुलावा है, या मुझे ऐसा होता है, मन में कोई विचार आता है, कभी ऐसा लगता है कि बस अब यहाँ जाना ही है। तो मैंने उस दिन आपको बोला कि मैं ज़रूर आऊँगी। फिर मैंने अपने स्टूडेंट से भी बात की कि जो आप लोग मुझसे, क्योंकि मैं खुद मेडिटेशन सेंटर चलाते हैं हम जापान में, समर्पण का, और मैं योगा टीचर भी हूँ और डांस भी सिखाती हूँ। तो हमारा काम है बच्चों को हमारा कल्चर बताना। तो हम जैसे राधा कृष्ण के ऊपर तो डांसेस होते ही हैं, श्री राम जी के ऊपर होते हैं, तो उसके अंदर ये सारी स्टोरीज़ भी आती हैं। तो मैंने उनको बोला कि अब मैं ऐसी जगह ले जाऊंगी तुम लोगों को जहाँ की रियल महाभारत हुई, जहाँ पे कि जिसका नाम आता है। तो पहले मैं जाके खुद देखूंगी या फिर हम साथ जाएंगे। तो देखिए, आज मौका मिल गया आपके साथ आने का। आप अपने ग्रुप को लेके आएंगे? बिल्कुल आऊँगी, और हमें बहुत अच्छा लगेगा, आपका मुझे स्वागत भी रहेगा। ये कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि होता क्या है कि हम एक दूसरे की कंट्रीज़ को बहुत दूर से देखते हैं, हाँ, कलाकारों को भी बहुत दूर से स्टेज से देखते हैं। तो मेरा मानना है कि कलाकार भी पास में देखा जाए, और हम एक दूसरे को, मेरा ये डांस के अंदर कहना है कि जब तक हम पीस लाना है या रेस्पेक्ट लाना है, पहले रेस्पेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे के कल्चर को। हम यहाँ के करें, यहाँ के लोग, हम जो जापान का है वो करें, बिल्कुल। तब हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। जब कंट्री की अंडरस्टैंडिंग बनती है तो हम समझते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों हैं या हम लोग ऐसे क्यों हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। वो भी एक पर्पज़ है ये सब कुछ करने का। अब आपने मुझसे पूछा कि मैं कश्मीर से जापान कैसे पहुंची। मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ और मेरा नाम नलिनी धर तोशनीवाल है। तो शादी मेरे फादर का पोस्टिंग थी, काफ़ी जगह हुई, अजमेर, जोधपुर, शिलोंग, अरुणाचल में भी रहे। तो जब अजमेर में थी तो मुझे डांस भी सीखने का पूरा, हमारा अपने गुरुजी से मैंने पूरा जयपुर घराना सीखा है, और आपके प्राचीन कला केंद्र से ही मैंने विशारद भी किया हुआ है। उसके बाद मेरी शादी भी अजमेर में हो गई, तो एक बिज़नेस का चांस बना। ऐसे तो हमारी अपनी कंपनी थी, पर हमने उसको बंद किया, और पता नहीं शायद ईस्ट में जाना लिखा था, तो हम वहाँ पे चले गए। और जाने के, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-1.5 साल बाद ही वहाँ बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया, जिसको कि हानशिन अर्थक्वेक कहते हैं, 1993 में। उस समय मैं, उसी से बस हम 5-6 महीने पहले ही कोबे में शिफ्ट हुए थे, और मैं अकेली थी उस दिन घर में। मेरे हस्बैंड भी वहाँ पे, जब दिल्ली में ही थे, इंडिया में थे, और वहाँ उस समय मुझे 5th फ्लोर से जंप करके बाहर निकलना पड़ा। बहुत फ्लोर से बहुत बड़ा था उस समय। 6500 लोगों की कुछ ही सेकंड्स के अंदर डेथ हुई। आप बच गए हो जब, तब आपको लगता है कि काम पूरे नहीं हुए, कुछ तो करना बाकी है कुछ और करने के लिए ज़िंदगी मिली होती है। तो वहाँ जापान आने का उस समय भी एक रीज़न था कि चलिए वापस चले जाते हैं या क्या करें, बट वी डिसाइडेड टू स्टे बैक। फिर हमने अपनी वही कंपनी जो हमारे पास अजमेर में थी, उसी की हमने ट्रेडिंग कंपनी वहाँ शुरू की, जापान में ही। और मैं अपना स्कूल भी चलाती थी अजमेर, तो मैंने रुचिर कला मंदिर नाम था, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रुचिका इंडियन डांस अकेडमी से शुरू किया। और आज हम, मेरे को 34 साल हो गए हैं जापान रहते हुए। अब एक अच्छा नाम है। उस समय कथक किसी को पता नहीं था, सिर्फ भरतनाट्यम के बारे में पता था। उनसे पूछें कि आपको इंडियन डांस क्या है, तो बोलते थे कुबी, कुबी नेक को बोलते हैं उसको मूव करके, कि कुबी नो ओदोरी। तो मुझे लगता था कि शायद उनको लगता है कि सभी लोग सिर्फ ऐसे ही इस तरह का डांस करते हैं। मैंने बहुत मेहनत की, और कथक अभी बहुत पॉपुलर है, मैं कथक सिखा रही हूँ, और अपना एक अच्छा नाम बनाया है। और नाम इसलिए कि हम, ये भी रियलाइज़ हुआ कि जब हम अपने देश को छोड़ के बाहर जाते हैं, तब हमें अपने देश की, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा याद पता लगता है। यहाँ रह के शायद हम उन पर इतना ध्यान नहीं देते, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, पर वहाँ जाके लगता है कि नहीं, ये मुझे प्रॉपर करना है, ये मुझे नहीं सिखाना है। ठीक है, इंडिया ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी जापान भी है, हर कंट्री के अंदर प्लस माइनस है, लेकिन इनको सही चीज़ देनी चाहिए ताकि हमारे कंट्री की एक इमेज बनी रहे, और सबसे पहले हम फॉलो करें। तो उस एम से ही मैंने शुरू से सिखाया, वैसे ही साड़ी पहनना, इंडियन स्टाइल में रहना, जैसे जिससे है बच्चों को भी। तो मेरा घर तो एक ओपन कल्चरल सेंटर है पूरा। आते हैं बच्चे, बैठते हैं, चाय पीते हैं। बड़ी लड़कियां हैं, पहले बच्चे भी थे, पर अब सब 25+ हैं। इस तरह से ये जर्नी रही, और बहुत अच्छी जर्नी रही। मैं कहूँगी कि मुझे एक नई कंट्री में अपना इंडियन कल्चर सिखाने का, दिखाने का, और अपने आप भी, मेरे को भी और ज़्यादा सीखने का मौका मिला। क्योंकि हम यहाँ पे भी वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि गुरुजी आए, उन्होंने बजाया, उन्होंने कहा किया। अब वहाँ पे जाके सोचना पड़ता है कैसे नई चीज़ें बनाई जाए, कैसे इन लोगों तक पहुँचाया जाए सिंपल वे में, और कथक की क्वालिटी भी चेंज नहीं हो। और ऐसा, क्योंकि सबको लगता है कि अच्छा मूवी डांसेस, बॉलीवुड का एक क्रेज़ हो जाता है, तो हमें वो टॉर्च रखनी है कि हमारी क्लासिकल डांसेस हमारी धरोहर हैं, हमारी संस्कृति हैं। आज जो हम देख रही हूँ मैं, आज मैं पूरे दिन कुरुक्षेत्र में सब जगह देख के आई, तब ये रियलाइज़ किए जो राधा कृष्ण गीता है, ये सब चीज़ें हैं, ये हमारा कल्चर है, और ये हमारे क्लासिकल डांसेस के अंदर भी है। क्योंकि अब आप मेडिटेशन करते हो, वो भी उनका दिया हुआ है, आपको कैसे जीवन जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, वो गीता में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन हम समझेंगे तभी हम समझा सकते हैं दूसरों को। तो मुझे खुद को, अपने आप को भी चेंज करने का, अपने आप को भी पढ़ने का, अपने आप को भी और नॉलेज लेने का भी मौका मिला। तो दैट वे आई फील वेरी हैप्पी। जब आपने प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के बारे में बताया, तब मैंने उनके भी उनके बारे में पढ़ा, उनके वीडियोस देखे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे कितने सुलझे हुए लोग हुए हैं,
जो चीज़ें हम किताबों में पढ़ के समझ ही नहीं पाते हैं कभी, क्योंकि मैं भी मेडिटेशन करती हूँ और मैं साइंस स्टूडेंट भी रही हूँ फिज़िक्स की, तो मेरे को एक कनेक्शन होना चाहिए। कोई बोल दे आप कर लो, ऐसे नहीं करना है, पूरा पहले उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्यों करना है। हमारा जाना सफल रहा आपके एंगल से, हमारा वहाँ पे जाना। आपका भी जाना सफल रहा, मेरा अपना जाना भी सफल रहा जो आपने मुझसे पूछा। तो मुझे बहुत खुशी है आपके साथ जुड़ के, और आज तो आपका सुबह से मैं देख रही हूँ आप क्या काम करते हैं। तो साधारण लोग नहीं कर सकते इस तरह के काम, लेकिन आपने अगर असाधारण काम शुरू किया है, लेकिन आपको जो टीम वर्क लोगों से मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, उसके बिना भी नहीं हो सकता है। हाँ, मेरा ये भी पूरा कहना है, हमारी टीम वर्क क्योंकि मैं हर रोज़ थैंक्स अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ डांस की, उनकी वजह से मेरा डांस लोगों तक पहुँचता है। हम भी कर सकते हैं, लेकिन उनका जो सपोर्ट रहता है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो उस प्यार से, उस बंधन से, ऐसे आपके पास आ रहे हैं ये लोग काम करते हैं, तो वो बिल्कुल अंदर से दिल से आ रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। आप ये बताइए, आपने यहाँ की संस्कृति तो आपके खून में थी, हाँ जी। वहाँ की संस्कृति, दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है दोनों में? आपने दोनों का सामंजस्य किया है, दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग बनाई है आपने, तो था दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि जब मैं गई जापान, तो जब मैं वापस आती थी इंडिया, तो लोगों का एक इमेज थी जापान की कि शायद नहाते नहीं हैं या पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्योंकि हमें शायद चाइना या और जो कंट्रीज जो हम पढ़ते थे किताबों में, हाँ, उससे एक इमेज बन जाती। बिल्कुल। इंडियंस के इमेज जापान में ये थी कि क्योंकि वो सिर्फ टीवी पे दिखाते थे गंगा जी और उसके अंदर स्नेक चार्मर्स और इस तरह की चीज़ें, तो उनकी वो इमेज थी कि इंडिया इस तरह का है। लेकिन जब तक हम सही चीज़ नहीं दिखाएं और करें तो पता नहीं चलता। बस मुझे भी मौका मिला जापान कल्चर को देखने का, और मैंने फिर स्टडी करना शुरू किया कि आखिर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, जो सवाल आपने पूछे। क्यों हम ये दोनों कंट्रीज़, बुद्धिज़्म हमारे कंट्री से आया, हिंदुज़्म अपना है, तो बुद्धिज़्म के अंदर ही बहुत सी चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं। और यू विल बी सरप्राइज कि हम उनके फैमिली स्ट्रक्चर और हमारा फैमिली स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। हम जैसे बोलते हैं पिताजी माता जी लगाते हैं, वो लोग उसकी जगह सान लगाते हैं, ओतो सान, ओका सान, तो वो सान इज़ इक्वल टू जी। वही रिस्पेक्ट उसी तरह से बोला जाता है भाई को भी, बहन को भी, छोटी बहन को भी, जो कि मैंने और कल्चर्स, वेस्टर्न कल्चर्स में नहीं देखा है। तो मुझे लगा ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटीज़ है कि फैमिली स्ट्रक्चर जो जिसे कहते हैं, जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर भी था उनका। अभी भी वो लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, पेरेंट्स की और बच्चों की। बच्चों को भी अच्छी जिस तरह से हम बड़ा करते हैं उस तरह से वो लोग बड़ा कर रहे हैं। प्लस आपस में भी एक तो ये है ही, प्लस धर्म को लेके जैसे आप बोलते हैं कि उनका क्या रिलीजन है, आप सोचें, मैंने भी सोचा कि हम तो इतने हिंदुइज़्म वाले हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा मंदिर जाने वाले लोग हैं हम सब, कोई शिव की करता है पूजा, कोई गणेश जी की करता है, कोई किसकी। तो मैं सोचा ये लोग क्या करते हैं, बातचीत कभी करते नहीं इस बारे में। देन आई रियलाइज़ कि उनके पास भी टेम्पल्स हैं, जैसे हम जाते हैं हनुमान जी के पास होने के लिए, या हर चीज़ के लिए बंधे हुए हैं, वहाँ भी हैं। वहाँ पे भी आपका बच्चा नहीं हो रहा तो उसके लिए हैं, पढ़ाई के लिए हैं, शादी के लिए हैं, सेफ चाइल्ड बर्थ के लिए हैं। तो बहुत सरप्राइज़ हुआ कि काफ़ी कुछ शायद हिंदुइज़्म से आया हो, उन्होंने अपने अंदर लिया है। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। रहने का सबसे बड़ा तो फैमिली स्ट्रक्चर होता है, फिर कंट्री का स्ट्रक्चर होता है। कैसा है वहाँ पे और यहाँ पे कितना? हमारे से बहुत सिमिलैरिटी, जैसे मैंने आपको बोला, रिस्पेक्ट बराबर है, बोलने की तमीज़ अच्छी है। जैसे हम लोग घर में चप्पलें बाहर रख के अंदर जाते हैं, वो लोग भी बिल्कुल वैसे ही चप्पल बाहर रख के अंदर जाया जाता है। और हर चीज़ के बाद हम लोग पहले आचमन लिया करते थे। मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, तो मुझे पता है आचमन लेने का एक सिस्टम था। फिर उसके बाद खाना खाया जाता था। उनका भी है इतादाकी मस बोलना, उसके बाद हो गया, उसके बाद गोचसो समा बोलना कि भाई थैंक यू फॉर द गुड फूड। अब हम थोड़ा शर्माने लगे हैं, हम नहीं कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, पीछे हटने लगे हैं, लेकिन उन चीज़ों का मतलब था वहाँ आज भी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। शायद बोल के शब्द ऐसे हैं कि ईजी हैं बोलने में, हमारे लिए आचमन लेना वो थोड़ा लंबा काम है, मुझे नहीं मालूम, पर हम मन में वापस शुरू किया जा सकता है ये सब चीज़ें। ये सिमिलैरिटीज़ भी हैं, हम भी खाने को उसी तरह से देखते हैं। और जैसे हम बोलते हैं कि हमारे अतिथि को हम जितना रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लिए भी वही है। हाँ, वैसे ही है। अतिथि उनके लिए भी बिल्कुल भगवान की तरह हैं। तो ये भी सिमिलैरिटी बहुत पसंद आई कि हाँ बहुत अच्छा। और जैसे हम साड़ी पहनते हैं, अपनी साड़ी के अंदर हमें लगता है ये हमारा वो है पहनावा, ऐसे उनका किमोनो है। तो उस कंट्री का भी अपना एक है कॉस्ट्यूम।
और अब उनको चेंज करना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद कंट्री बनानी थी, तो उनको थोड़ा चेंज करके अपनी कंट्री बिल्ड अप करनी पड़ी। लेकिन उसका सेम रिस्पेक्ट जो देखा तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ, बाकी मेरे ख्याल से मेन बुद्धिज़्म को और हिंदुइज़्म के हिसाब से सोचना चाहिए तो बहुत एक अच्छा। मैडम, जापान का नाम ना डिसिप्लिन के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जाना जाता है, बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे इंडिया वालों को? ये इंडिया में मैं चाहती हूँ कि हमारी तो इच्छा है कि हर कोई शायद कुछ दिन के लिए ज़रूर जापान आए और वहाँ से एक एक्सपीरियंस ज़रूर ले कि ये जो डिसिप्लिन बात की जाती है ये एक्चुअली क्या चीज़ है। अब जब हम डिसिप्लिन बोलते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है फिर 3-4 साल का होता है तो वो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है या घर, ये दो चीज़ों का उस पर इम्प्रेशन आता है। इससे ज़्यादा वो जानता नहीं, सोसाइटी को ज़्यादा जानता नहीं। वहाँ से बिल्डअप होता है ये डिसिप्लिन, बहुत बड़े होके नहीं होता है, वहीं से बिल्डअप हो जाता है, बचपन से होता है। बचपन से। तो इसलिए वो उनकी जो स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल, सारा क्रेडिट उनको जाता है कि स्कूल जो हैं वो इतने वो सिखा रहे हैं इनको कि किस तरह से रहना है। टॉयलेट्स धोए जाते हैं, बच्चे टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, अपने रूम्स क्लीन करते हैं, और लाइन से खड़े होना, खाना वहाँ पे मिलता है, लंच सबको, वो सर्व अपनी अपनी क्लास में सब करते हैं, और कैसे सर्व करना है, उसके पहले प्रार्थना कैसे करनी है, पहले सबको देना है जिसकी ड्यूटी है, फिर अपने को लेना है, ये सब वहीं से सिखा दिया गया है। अब घर आते हैं तो उनकी मदर ने बोला है जूते खोलने, उसका मुंह उधर होना चाहिए, जब आप जाओगे पैर उसके अंदर जाएं, और ऐसे फेंकने नहीं है जूते, बिल्कुल सीधे रखने। फिर वो बच्चा अपने रूम में जाता है, उसको सिखाया गया फोल्ड करोगे अपने कपड़े और रखोगे या फिर हैंग करोगे। अब हमने अपने बच्चों को कैसे इतना सिखाया कि नहीं, मैं खुद भी यहीं से बड़ी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं दिए क्योंकि हमारे पास हेल्पर्स बहुत हैं, तो हम बोलते हैं अच्छा रख दे ऐसे ही, चल वो कर देगा तुम्हारे लिए काम, चल वो कर देगा, चल छोड़ बैग उसको दे दे भाई, पक उठा लेगा। 3-3 बैग लेके बच्चे जाते हैं। एलिमेंट्री स्कूल अपने अपने एरिया में बने हुए हैं, आपको कार से जाना अलाउड नहीं है, साइकिल से जाना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ पैदल चल के जा सकते हो। तो एक बच्चा 6th ग्रेड तक सिर्फ अपने एरिया के स्कूल में जा सकता है। अब वो हो सकता है 20 मिनट दूर हो, किसी के लिए 30 मिनट होगा, किसी के लिए 5 मिनट होगा, तो वो बच्चे चलते हैं, उनको शुरू से उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि शायद सारे वर्ल्ड में ऐसे ही होता होगा, उनको क्या मालूम है। एक अपना बैग है, एक स्विमिंग बैग है, एक किसी आर्ट का बैग है, तीनों चीज़ें लेके, वो छाता हो गया तो छाता भी है, चलते हैं रोज़ 20 मिनट, आते हैं रोज़ 20 मिनट, कोई चेहरे पे शिकन नहीं है। वहाँ से बिल्डअप होता है डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन हमारी फैमिलीज़ में नहीं दिया जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब बोलते बहुत हैं, हम धर्म की तरफ से डिसिप्लिन तो बहुत बोलते हैं कि वो राम देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं, ये मत करो, वो कुछ देख रहे हैं, ये चीज़ें बहुत सिखाते हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपने कैसे बनना है उसको हम बहुत ज़्यादा, बहुत बच्चों को प्यार में रखा हुआ है। उनको हमें लगता है नहीं नहीं रहने दे, क्यों करना है, ये करना है, तो वो, लेकिन हम एक्चुअली उनको बिगाड़ रहे हैं। हमें ये घर में करेगा तो दूसरा समझा दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बच्चा बात नहीं, बस वहीं से बच्चा वहीं से गड़बड़ हो जाता है। वहीं से सब वो उसके बाद वो ठीक नहीं होता बच्चा, उसको अब आपने सिखाया ही नहीं तो वो आगे फिर नहीं सुनेगा आपकी। फिर आप बोलते रहो कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो, किताब तो सीधे रखनी चाहिए, वो बोलेगा यार पहले क्यों नहीं कहा था मुझे, जब मैं छोटा था तभी। उसको क्या पता है, उसको आपने पहले बता दिया होता। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप डिसिप्लिन को आप देखते हैं, एडमायर करते हैं जापान को, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। अब हमने ये देखना है कि हम कैसे अपने आप को चेंज करें। तो नई जनरेशन अपने बच्चों को पहले से ही देना शुरू करे, और उनको ज़रूरी नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप उनको लव नहीं करते हो या आप उनको कोई कठोर बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो, आप उनकी लाइफ बना रहे हो। एक्चुअली आप उनको आगे के लिए तैयार कर रहे हो। इसको आप 10 साल 20 साल आगे देखो, ये क्या करेगा, ये अपनी फैमिली बनाएगा ये बच्चा, तब क्या करेगा। तो ये मुझे लगा कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं वहाँ, तमीज़दार हैं, बच्चे बहुत प्यार से बोलते हैं, सबको थैंक्स देते हैं पूरे टाइम। अरिगातो, जैसे आपने सुना होगा, अरिगातो गोजाइमास बोलते हैं, कोनिचिवा बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को हर चीज़ के लिए थैंक्स देते हैं। अगर माँ उसको एक चीज़ भी पकड़ाई है तो वो थैंक्स बोलता है, अरिगातो बोलता है। तो नहीं बोलता है तो माँ बोलती है यू डिडंट से अरिगातो। क्या हम इतना सिखाते हैं बच्चों को कि हमें लगता है कि आप बस थैंक्स ही देता रहेगा ये पूरे दिन, हम ये सोचते हैं हो गया बस, वो तो उसका काम है, वो उसका काम है। तो हमने खुद ही ये चीज़ें तैयार कर ली, तो अब हम किसको ब्लेम करें। चक्कर ये बात है। मैंने बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहोगे? टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं जापान किसी से पीछे नहीं है। शिनकानसेन तो 1963 में पहला ओलंपिक्स वहाँ हुआ, तब आ गई थी बुलेट ट्रेन्स। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत हाई है, बहुत फास्ट है, सब चीज़ सिस्टमेटिक है।
एज लोग बढ़ रहे हैं उनके लिए उन्होंने बहुत चेंजेस ले आए हैं। बस उतरती है, बस नीचे उतरती है, वो ऊपर चढ़ते हैं। ट्रेन के अंदर कोई व्हील चेयर है तो पहले ही 2 जने खड़े होते हैं, वो उतरती है उसके पहले उनके लिए वो लगा दिया जाता है उसके ऊपर से। टाइम और डिसिप्लिन वो सारा फिर से वही आ जाता है जिसने कि इनको टेक्नोलॉजी बनाई। लेकिन एक बात और है, फिर आईटी के अंदर फिर भी हम इंडिया आगे है, टेक्नोलॉजी भी बना रही, बिकॉज देयर इज़ अ प्रिसाइज काम करते हैं उनके यहाँ, चलता काम नहीं है, हर चीज़ प्रिसिशन पे। कोई इंस्ट्रूमेंट भी बनेगा, कोई चीज़ भी बनेगी, वो प्रिसाइज है, वो 20 साल तक ख़राब नहीं होती। आपने कोई स्विच भी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, क्योंकि क्वालिटी है, लोग उस क्वालिटी के लिए पे करते हैं वहाँ, क्वालिटी है। तो हम भी थोड़ा ये समझें कि क्वालिटी के लिए पे करोगे तो जैसे बोलते हैं ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, तो अच्छी चीज़ ले सकते हैं। और सेकेंडली हम लोग आईटी में अभी भी बहुत आगे हैं वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हमें बचपन से जो पूजा करना सिखाया गया है वो सिस्टमेटिक थी। पहले भगवान को धोया, फिर उनको फूल लगाया, फिर चंदन लगाया। ये जो सिस्टम सिखाए जाते हैं ये हमारे ब्रेन में है, इसलिए हम इंजीनियर आईटी में भी बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि वो भी एक सिस्टम का ही सारा कुछ है। तो सब मुझसे पूछते हैं आप इंडिया वाले क्यों आईटी में इतने अच्छे हो, तो मैं उनको यही देती हूँ क्योंकि हमें बचपन से पूजा करने का जो सिस्टम बताया गया था, अब हम नहीं कर रहे हैं उसको, लेकिन क्या बात बताया गया था वो सिस्टम हमारे अंदर स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ में हम बहुत अच्छे हैं। वो पूजा हम ज़रूर अच्छे से पहले भी डर के ही करते हो, जैसे भी करते थे, पर करते सिस्टम से थे। तो वो एक दिमाग में सिस्टम होने से आईटी भी उसी तरह से आ गया हमें। तो जापान, इंडिया भी अब हो रहा है, लेकिन जापान रियली बहुत एडवांस्ड है अब कंट्री से। आप जर्मनी से कंपेयर कर सकते हैं और चीज़ों से, अब एडवांस तो आप आए हैं, आपने देखा ही होगा वहाँ। मैं मैडम वहाँ पे 2 बार गया हूँ। अच्छा। पहले मैं गया था 1981 में। अच्छा। तब बुलेट ट्रेन नई चली थी, ओके। 3 महीने हुए थे बस चले हुए। और अब के गया तो अब के कहते हैं उससे भी फास्ट। अभी तो बहुत पहले उसकी 350 की स्पीड थी, इस बार जो ट्रेन में बैठे, मेरे को नाम उसका भूल जाता है, एस पे क्या नाम है, शेनकन क्या नाम है, शिनकानसेन, तो उसकी स्पीड 450 की है। 450 हो गई है। हाँ, ऐसी भी ट्रेन है। और आपको पता है ट्रेन हर 15 मिनट में चल रही है। ये बुलेट ट्रेन ओसाका से टोक्यो हर 15 मिनट में। हाँ 15 आप मिनट में। सोचिए एक दिन में कितनी ट्रेन है। और एक ट्रेन अगर मिस होगी ना तो वो टिकट अगली ट्रेन में दूसरी वैलिड है। ट्रेन में वैलिड है। ये तो बड़ी अचंभे की बात लगी। वो भी बहुत बहुत सच बता रहे हैं। अब इस चीज़ में मुझे लगा कि जापान सच में एडवांस है, क्योंकि हम टिकट्स खरीदते हैं, प्रिसाइज पैसा वापस आता है। वहाँ पे कोई सोचना नहीं पड़ता। जैसे अमेरिका में हमें बहुत दिक्कत हुई थी जब हम पहली बार गए, वहाँ पे क्या डाल रहे हो उसको धक्के ही मारने पड़ते थे, कुछ होता ही नहीं था वहाँ। हाँ। यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है। आपने 10 दिन डाले, आपको 3 ही चाहिए, 7 वापस आ जाएंगे। हाँ। और उसी समय आएंगे, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं, सब कुछ इतना सिस्टमेटिक चलता है। इस बिकॉज दे आर एडवांस, उन्होंने सब चीज़ें तैयार की हैं इन चीज़ों के लिए कि किसी को, आम आदमी को दिक्कत नहीं हो। तो बेसिक चीज़ों में कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने एक पॉडकास्ट में अपने बताया था, जापान से आके मैंने पॉडकास्ट की 12-15, तो वहाँ पे एक तो जापानी करप्शन फ्री, अच्छा, पोल्यूशन फ्री, अडल्ट्रेशन फ्री। एग्जैक्टली। वहाँ कोई अडल्ट्रेशन नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। मैं यहाँ देख के ना हमने आके बताया लोगों को ऐसा देश है। 12 बजे हमारा एक मोबाइल गुम हो गया, हमने पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट किया, विद इन 50 मिनट, रात को विद इन 50 मिनट दैट फोन वॉज रिकवर्ड और हमें उन्हें हैंड ओवर कर दिया। ये मतलब इस तरह का जो देख के ना जापान के प्रति हमारे मन में बड़ी श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। और हमें जापान में जाकर लगता है कि जैसे इंडिया का ही पार्ट है। बिल्कुल, सारी आदतें मिलती जुलती हैं, स्वभाव मिलता जुलता है, आदर मान, ये वो अपनापन, वो सबको देखने को मिलता है। और अब आपने जो एग्जाम्पल दिया उसको मैं फिर से रिपीट करूंगी कि ये वही जो मैं आपको बोल रही हूँ बचपन से दी गई आदतें हैं। हाँ। ये बात की नहीं है, उनको बचपन से बोला गया किसी की चीज़ हाथ नहीं लगाओगे। वो बच्चा अगर पेंसिल आपको, एक तो हम एक दूसरे से, वो बच्चे पेंसिल मांगते ही नहीं है, ना इरेजर ना पेंसिल। जैसे इंडिया में होता है ना, दे दे यार क्या फ़र्क पड़ता है तेरी पेंसिल, वहाँ ये सिस्टम नहीं है। आप अपना अपना सामान रखो, ना लेने का ना देने का। और वो बच्चा वापस लेगा अपनी चीज़, क्योंकि उसको बताया गया है कि आपका 4 पेंसिलें, आपने 4 रखनी, आप अपनी लेके आओ, अपना ध्यान रखो। आपने बाहर रख दी कोई चीज़, उस बच्चे को पता है ये मैंने हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये मेरी नहीं है, ये मुझे दिया गया है। वही चीज़ जब बड़े होके भी वो नहीं लगाता, वो देखता ही नहीं उसकी तरफ, क्योंकि उसकी है ही नहीं वो। ये सब आती हैं जब आप 3-4 साल का बच्चा होता है, तब से ही उसको ये देना पड़ता है। वो एलिमेंट्री स्कूल की जो एजुकेशन है, जिस भी कंट्री में वो स्ट्रांग है, वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन है और वो ऐसे ही बड़े होंगे।
हम बहुत आगे जाके उनको बोलते हैं, अरे यार ये मत करना, ये मत करना, भगवान देख रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं बच्चों को, चोरी मत करना। लेकिन क्यों नहीं करना, क्या रीज़न नहीं बताते हैं उनको। देखिए आप रीज़न हमारी बताएं, लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा ये नहीं बताते हैं उनको, सिर्फ ये डराते रहते हैं, वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। क्यों डराना है उनको और गिल्टी में डालते हैं। आप उनको बताओ कि किसी और की चीज़ है और उसको वापस जानी चाहिए, क्योंकि नुकसान आपका ही होगा बाद में। ठीक है, आज तुमने चोरी करके रख ली, फिर करोगे, फिर एक बार जो करता है वो 10 बार करेगा। उस हिसाब से वो कंट्री बहुत अच्छी है। कोई पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करता। एक पॉइंट और मैंने नोट किया वहाँ कि मेरे पास इतनी लेडीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं, कभी कोई चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाए, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए, कोई पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करता। कोई नहीं बोलता कि मेरे कंट्री के ये ख़राब है, चीफ मिनिस्टर ख़राब है, प्राइम मिनिस्टर ख़राब है, कोई नहीं, कोई बैड वर्ड नहीं बोलता। मुझे तो शुरू में बहुत सरप्राइज़ हुआ, मैंने कहा ये हम तो इतने ओपिनियन माइंडेड लोग हैं इंडियंस, हाँ, हमें तो हर चीज़ का ओपिनियन देना है, हर चीज़ पे मतलब नेगेटिव ओपिनियन पहले देना है। ऐसा पहले लगता है negative मुझे ही सब कुछ पता है। अरे यार ये ऐसे कर लेता, ये क्या कर दिया, मतलब आप बने हुए हो क्या वहाँ पे, आपको पता भी नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, आप सिर्फ दूर से देख रहे हो। पर हमें अच्छा लगता है बताना कि आई नो क्या होना चाहिए था। वहाँ पे पीपल डोंट टॉक अबाउट दिस। मैडम आपसे बात करने का तो बहुत मूड है, लेकिन लंबा हो जाएगा समय के सच में। कारण मैं सोचता हूँ। नहीं, अब नहीं, मैं एक बात बताइए, आप कुरुक्षेत्र आए, क्या सोच के आए थे, आपको क्या लगा, आपका आना यूजफुल रहा, बिल्कुल। हमारे से मिलना, यहाँ पे ठहरना जहाँ पे आप ठहरे हो, हालांकि आप बहुत बड़े देश उससे शहर से आए हो, ओसाका से, कुरुक्षेत्र में आके कैसा लगा, क्या सोच के आए थे, व्हाट डू यू फील नाउ? क्या सोच के आए थे, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। जब मैं आपसे वहाँ मिली थी, मेरा उसी दिन मन हो गया था कि मेरे को कुरुक्षेत्र जाना है। क्यों? 2-3 रीज़न से। एक तो मैं आपको जान गई और मुझे अच्छा लगा, आपने जो बताया आप वो काम करते हैं। आपने प्रोफेसर हिम्मत सिंह जी के बारे में हमें बता के एक और मेरे को अंदर से एक जिज्ञासा सी हुई जानने की। प्लस कुरुक्षेत्र एक हमारा कल्चर है, यहाँ पे जो कुछ हुआ उसका इफ़ेक्ट हम पे आज भी है, इतने सालों बाद भी। उसको देखने की एक इच्छा थी कि वहाँ क्या है, आखिर क्या रखा हुआ है, वहाँ वो कौन सी ज़मीन है जिसके ऊपर ये सब शुरू हुआ। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी, जो मैं सोच के आई थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे चीज़ें दिखी। और आई एम हैप्पी कि आपने बहुत, आज तो बहुत सारी चीज़ें देखी, यहाँ का म्यूज़ियम देखा, साइंस सेंटर देखा, और भी मंदिर देखे और जगह देखी, ज्योतिसर भी गए, ज्योतिसर भी गए, ब्रह्म सरोवर ब्रह्म भी देखा सागर भी होगा, गए, सब देखा हमने, बहुत और पास हमारे पास है। शक्तिपीठ है भद्रकाली, वो भी देख के आए, वो भी बहुत देखा। सुंदर टेम्पल है। तो एक पता लगा कि नई कल्चर को मेंटेन किया जा रहा है यहाँ, तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो बहुत लोगों को बुलाया जा सकता है। अब जापान में भी गीता के ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन आने लगी है, तो मेरे ख्याल से हम और लोगों को लेके भी आ सकते हैं एक ऐसा ट्रिप लगाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ यहाँ रह के आश्रम में तो तो बहुत अब हम क्या उम्मीद करें, आप ग्रुप लेके कब आओगे? बिल्कुल आएंगे। और मेरे ख्याल से नॉट इन समर, विंटर में आऊँगी विंटर में, हाँ समर में तो कभी, बहुत, हाँ दिसंबर या जनवरी फरवरी, इन हाँ, 3 महीनों में से भी तब बड़ा अच्छा मौसम होता है। मौसम अच्छा हो तो ये लोग भी एंजॉय करें। आप वहाँ से ग्रुप लेके आओगे, हमारा ग्रुप भी यहाँ परफॉर्म करेगा, ठीक है, दोनों हम स्टेज को शेयर करेंगे, ठीक है, और वी विल ट्राई टू एक्सचेंज दी, क्या जो बात, कला है ना हमारी, बिल्कुल उसको हम आपसे सीखेंगे, आप हमारे से सीखेंगे, बिल्कुल, ऐसे हमारा प्रयास ऐसे रहेगा। प्यार है। और आप यहाँ पे आए, हमारे पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत आपका भी बहुत थैंक यू धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए और ये सब के लिए इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे मैडम नलिनी तोष्णीवाल, और जो बड़ी कलाकारत वही हैं, बड़ी सरल हृदय की स्वामिनी है, जैसी हमारी भारतीय नारी होती है, बिल्कुल उसका एक प्रतीक हैं आप। बहुत अच्छा लगा मैं। थैंक यू, नमस्ते।